हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HS7 फिजिक्स। हमने हमारे चैनल के ऊपर क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट की थी, ठीक है। और उसमें इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर है, वो उसका बेसिक या फिर थोड़ा पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। और पिछली वीडियो में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने अब की बार मैनेज की हैं। तो अब भी कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को आगे, ठीक है। और पहले हम जो टॉपिक कल किए थे उनको थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में आप पढ़ चुके थे, ठीक है। और फिर स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे कि स्टैटिक चार्ज क्या होते हैं, जो रेस्ट पे होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं, ये किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण मतलब अट्रैक्शन और रिपल्जन फोर्स एक्सपीरियंस होता है मैटर को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिट्स ऑफ चार्जेस या फिर काइंड्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिया था, कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर ये कुछ गेन और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तब क्या क्या उसके ऊपर चार्ज आएंगे, ठीक है। और चार्ज के साथ साथ मास भी ट्रांसफर होता है, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट देखिए कि यूनिट्स ऑफ चार्ज यानी चार्ज की जितनी भी यूनिट्स थी, SI और CGS, इसके बारे में पढ़ लिया था। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करके या फिर एक बार दोबारा से वीडियो को रन करके देखिएगा। रिलेशंस SI और CGS सिस्टम के अंदर जो रिलेशंस हैं वो भी कर चुके थे हम लोग। आज हम करेंगे जो चार्ज की यूनिट है, कूलम, 1 कूलम, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे 1 कूलम के बारे में, 1 एम्पियर के बारे में और 1 ओम के बारे में। ऐसे ही 1 कूलम, 1 कूलम किसको बोलेंगे? 1 कूलम एक वह वो चार्ज है जब कोई भी दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, क्या, सेम मैग्नीट्यूड के, कोई भी दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे, ऊपर रखे हों, यानी दोनों के बीच कितना हो डिस्टेंस, 1 मीटर, और वो दोनों आपस में एक दूसरे की ओर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएं। ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। ध्यान रखें इन दोनों चार्जेस को रखना कहाँ पे है, वैक्यूम के अंदर। क्लियर? तो इसको भी, इस डेफिनेशन को भी रटना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रटने की तो बिल्कुल मत सोचो, बस स्टेप वाइज डेफिनेशन को तोड़ो टुकड़ों में। क्या, कोई भी दो चार्जेस कैसे, सेम मैग्नीट्यूड के, और कहाँ पे रखने हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और वो दोनों आपस में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएं, 9 × 10⁹ न्यूटन। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। क्लियर? तो दैट्स क्लियर। तो ये थी 1 कूलम की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन में मैं फिर से वही डेफिनेशन तो सेम ही होती हैं, पर बच्चों को ये लगता है कि थोड़ा सा ये डेफिनेशन ईजी है, ये डेफिनेशन है, तो मैंने और करके ये भी आपके लिए लिख दी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, ये मैंने नोट करके डाल दी हैं, अब इनको करेंगे। चलो, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस डिस्कवर्ड बाय ड्यूफे। ड्यूफे का पूरा कंप्लीट नेम था चार्ल्स ड्यूफे, ठीक है। यानी चार्ज की एग्जिस्टेंस के बारे में किसने बताया था? ड्यूफे ने। किसने बताया था? ड्यूफे ने। और जो चार्ज के साइन असाइन किए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। ये दोनों बातों में माइनर सा डिफरेंस है। जो चार्ज डिस्कवर किसने किया था कि 2 टाइप का चार्ज है, वो कौन था? ड्यूफे, ठीक है। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या किया था? चार्ज के साइन को असाइन किया था, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। क्लियर? हाँ, ये विट्रस और रेजिनस तो हमने बताया था, पिछले प्रीवियस ईयर में पढ़ा था। जो रेजिन होता है वो एम्बर, वो ये ऐसी स्टोरी NCERT में दे रखी है कि वो एक मतलब सी के किनारे टहले थे, तो उनके को येलो कलर का सब्सटेंस मिला, इसलिए उनको उनका नाम दे दिया एम्बर। फिर उसने रब किया और उसने उनको पता लगा कि उसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और एक के ऊपर कैसा आ जाए, नेगेटिव। तो इसलिए उन्होंने एम्बर को रेजिन से और लैटिन में विक्टिम को क्या बोलते थे? ग्लास, ठीक है। और इसलिए इसको विट्रस बोल दिया। तो यहाँ से भाई चार्ज को डिस्कवर किसने किया? ड्यूफे ने। और जो उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे साइन को कैसे असाइन किया, ठीक है, उनके 2 टाइप में, या फिर उनको पॉजिटिव नेगेटिव किसने बताया? तो वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, यानी इलेक्ट्रोस्टैट जो यूनिट है वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कहाँ होती है?
हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, आप अगर फिजिक्स को समझना चाहते हो तो फिजिक्स सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एनर्जी प्लस मैटर, तब फिजिक्स बनती है। फिजिक्स के हर टॉपिक में, हर कंसेप्ट में यही दो चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या? वो मैटर, एक तो मैटर होना चाहिए, यानी जिसका कोई मास हो या कुछ भी हो, ठीक है, मैटर हो प्लस एनर्जी, तभी उसको नाम दे दिया गया फिजिक्स। उसको आप फिजिक्स में पढ़ोगे। वो एनर्जी कैसी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, इन लाउड स्पीकर, लाउड इन इलेक्ट्रोस्टैट लाउड स्पीकर में हम इलेक्ट्रोस्टैट को यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग, जैसे हम पाउडर की कोटिंग करते हैं, जैसे पेंट करते हैं दीवारों पे, वो भी किसके कारण है? चार्ज, मतलब रेस्ट पे होता है तो वो इसलिए दीवार के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। इन फ्लैश कलेक्शन ऑफ चिमनीज, इन जीरोक्स कॉपी मशीन, इन डिज़ाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब इन यूज्ड इन टेलीविज़न एंड रडार। कैथोड रे ट्यूब शायद से पहले यूज़ की जाती थी, वो पहले के ज़माने के पुराने टीवी नहीं आते थे, वो पीछे वाली ट्यूब होती थी, उसको क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और रडार सिस्टम में तो यूज़ होता ही है चार्ज का सारा। अब आता है क्या? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। दो चीज़ें हैं, एक तो डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछ ले, एक डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज पूछ ले, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ चार्ज तो आप सीधा लिखोगे, क्या V इक्वल टू आई टी होता है ना, आपको पता है क्या V इक्वल टू आई टी, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो करंट की डायमेंशन क्या होती है? ए, और टाइम की टी, तो डायमेंशन बोल सकते हो इसको ए टी, चार्ज की। पर डायमेंशनल फार्मूला पूछ ले अगर, तो M0 L0 T1 A1, ठीक है, या फिर सॉरी I1। करंट को I से भी डायमेंशन फॉर्मूला में डिनोट कर सकते हैं और A से भी। A स्टैंड फॉर एम्पियर, I स्टैंड फॉर करंट, बात एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्म में हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, या फिर या तो आपसे एग्जाम के अंदर या पूछ लेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेट तरीके से पूछ सकता है आपसे 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इनको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी को एक इजी वे में लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वेश्चन राइज यहां से होता है कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट देखिए, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता होगा स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी का। आपने प्रीवियसली जो +1 में आप पढ़ चुके होंगे, व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटी जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। बट आप अगर हायर क्लासेज में जाओगे तो टेंसर क्वांटिटी आएंगी, फिर आपको पता लगेगा कि स्केलर और वेक्टर तो कुछ था ही नहीं, सभी क्वांटिटी कैसी होती हैं? टेंसर। अब फिर वो टेंसर को क्लासीफाई किया गया है, जो स्केलर होती थी वो 0 डिग्री टेंसर, और जो वेक्टर होती थी वो फर्स्ट ऑर्डर की टेंसर। उसके बाद टेंसर की क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो अभी तक आप इतना ही मतलब लर्न कीजिए या फिर समझिए स्केलर और वेक्टर। हाँ, इतना जरूर याद कीजिए कि टेंसर क्वांटिटी होती हैं और स्केलर और वेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये आपको हायर क्लासेस में पता लगेगा। अब उसके बाद में है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, पढ़ लिया हमने। स्केलर क्वांटिटी इट ऐड एल्जेब्रिकली, यानी इसको हम एल्जेब्रिक तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज रखा है 3 कूलम का, ठीक है, और 5 कूलम का और -6 कूलम का। क्लियर? तो हम इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकालेंगे, वो चार्ज का सिंबल क्यों होता है? तो सिंपली वे में 3 + 5 प्लस ब्रैकेट में -6, वो 5 और 3 8, 8 - 6 2, तो नेट चार्ज इस बॉडी के भी इतना आ गया 2 कूलम। तो यानी एल्जेब्रिक तरीके से हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर होगी आपको, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है। दूसरा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र। उसके लिए तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। अगर चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो चार्ज अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है वो भी,
Clear? If a charged body put in the contact of uncharged body, the uncharged body becomes charged due to transfer of electrons from one body to another. ठीक है, या फिर अदर. ठीक है, चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल इन नेचर. तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी भी चार्ज की क्या होगी, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, चार्ज इज कंजर्व्ड. अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आप बिल्कुल पढ़ चुके होगे. ठीक है, रट चुके होगे, या फिर ये बात आपकी जहन में या फिर रोम रोम में बस गई होगी. ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड. चार्ज को न तो बनाया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता. बट टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम. पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्लियर. अब एक नई टर्म आई है, आइसोलेटेड सिस्टम. आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी. एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता. आपने पढ़ा होगा या फिर सॉरी देखा होगा, कोरोना काल था. ठीक है, उसमें आइसोलेट करते थे. क्या करते थे, आइसोलेशन में रखते थे. वो इसलिए रखते थे कि मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होंगी तो कोरोना फैल नहीं सकता. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मैंने अभी अभी क्या बताया था, फिजिक्स क्या है कि मैटर, और मैटर के अंदर मास होता है और एनर्जी, उसी जगह क्या लगती है, फिजिक्स. क्या लगती है, फिजिक्स. तो आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इन विच देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी. ठीक है, अब उसके बाद में है फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. ठीक है, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट है. चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. ठीक है, सोनू मोनू दो भाई हैं. सोनू मोनू के बिना जा सकता है, बट मोनू सोनू के बिना नहीं जा सकता. क्लियर, इस एग्जांपल के थ्रू. लेकिन मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है. जो यही बात, ऑब्जेक्ट है उसका मास है बट चार्ज नहीं है. क्लियर. अब ऑब्जेक्ट का मास है, चार्ज है. ठीक है, पहली कंडीशन खत्म होगी आपकी. जो चार्ज है यानी मास है, बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है. यानी इसका मास है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका भी मास है, इसके ऊपर चार्ज है. तो यानी मास है जो, वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है. बट दूसरी कंडीशन में जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर मास ही नहीं है तो चार्ज किसी के ऊपर दिखाओगे आप लोग. क्लियर, समझ गए. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अब, फिफ्थ, इनवेरियंस ऑफ चार्ज. इनवेरियंस, इनवेरियंस मतलब जो वेरी नहीं करता. चार्ज इज इनवेरियंट इन नेचर. चार्ज कैसा है, इनवेरियंट इन नेचर. दैट इज डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड. ठीक है, चार्ज किस नेचर का है, इनवेरियंट. यानी चार्ज स्पीड के साथ नहीं बदलता. ठीक है, चार्ज की वैल्यू स्पीड से नहीं बदलती. बॉडी रेस्ट में हो या फिर रिलेटिविस्टिक स्पीड पे हो या फिर मास स्पीड के साथ बदलता है. हाँ, ये बात कि चार्ज जो है स्पीड के साथ नहीं बदलता, बट मास जो है वो स्पीड के साथ बदलता है. लोरेंज इनवेरिएंट बोलते हैं इसको, लोरेंज फैक्टर बोलते हैं इसको. ठीक है, समझ में आ गया. जैसे m इज इक्वल टू एम नोट, m इज इक्वल टू एम नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर. क्लियर. सी क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के साथ यानी v बराबर है c हो जाए. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या कुछ भी लगा लो, या v क्या होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी लगा लो. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में नीचे कंडीशन क्या बनेगी, m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस 1. तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो का रूट जीरो. तो कोई भी क्वांटिटी अपॉन में जीरो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट. क्या, इनफाइनाइट. ठीक है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट्स के साथ जोड़ सकता है वो हर जगह है. तो भगवान हर जगह है. क्लियर, समझ में आ गया. तो यानी चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, मास स्पीड के साथ वेरी करता है, चेंज करता है. और ये मैंने आपको बता भी दिया कैसे चेंज करता है. क्लियर, समझ में आ गया. नेक्स्ट है स्पेसिफिक चार्ज. इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास. ठीक है,
ये पढ़ लेना। अभी अभी मैंने बताया चार्ज रेस्ट पे हो, मोशन पे हो या फिर रियलिस्टिक स्पीड में हो तो चार्ज चेंज नहीं होता, नो चेंज। ये क्या था, लॉरेंज इनवेरिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, स्पेसिफिक चार्ज स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्पीड बढ़ेगी तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा यानी मास ज़्यादा, यानी स्पीड ज़्यादा तो मास ज़्यादा, मास ज़्यादा तो चार्ज कम, चार्ज कम तो स्पेसिफिक चार्ज कम। तो इसलिए स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज, स्पीड और मास के। ये रिलेशन यहाँ से नया डेवलप हो गया, ठीक है। और 6th प्रॉपर्टी में देखिए, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ए चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी और एन अपोजिटली चार्ज बॉडी बट इट ऑलवेज रिपेल्स ए सिमिलर चार्ज बॉडी, ठीक है। अभी अभी मैंने, ठीक है, चार्ज बॉडी किसी भी न्यूट्रल बॉडी या अपोजिट बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन चार्ज बॉडी हमेशा सिमिलर चार्ज बॉडी को रिपेल करता है, ये बात है। इसका श्योरिटी टेस्ट के लिए आप देखोगे रिपल्जन टेस्ट। रिपल्जन इज श्योर इलेक्ट्रिफिकेशन वेयर अट्रैक्शन मे और मे नॉट बी। अगर वो रिपेल करती है 100% तो चार्ज है, अट्रैक्शन से शो नहीं है कि उसके ऊपर चार्ज है, वो तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी की तरफ क्या हो सकती है, अट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है, जो मान लो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर इसी सेम बॉडी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, दूसरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको क्या करेगी, रिपेल, क्लियर। पर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये है न्यूट्रली चार्ज बॉडी, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर सकती है बट श्योर नहीं है हम, ठीक है, समझ में आ गया, बट श्योर नहीं है, क्लियर। अट्रैक्शन वाला केस कि अट्रैक्ट ही करेगी, रिपेल कभी कर सकती है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट है 8th पॉइंट, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि चार्ज क्या क्या हरकत करेगा। अब देखिए ध्यान से, कोई भी चार्ज है ना, उसका खुद का अपना क्या होगा, फील्ड, क्या होगा, फील्ड, क्षेत्र। जैसे कोई टीचर है, वो स्टूडेंट के बेंच के सामने खड़ा है या फिर कोई लेक्चर दे रहा है, उसका वो लेक्चर दे रहा है तो उसकी आवाज़ जो है, मोस्ट प्रोबेबली जितने बच्चे उसके आगे हैं, फ्रंट में हैं, तो आवाज़ उनकी क्या वहीं पे मैक्सिमम सुनाई देगी, यानी उसकी एक रीच होगी, उनकी एक क्या होगी, रीच, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज किस पे होगा, रेस्ट पे। ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, बोलो, ठीक है, क्लियर, रेस्ट पे है हम। दूसरी बात, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, वहाँ पे इसी को बोलते हैं क्या, करंट, क्या बोलते हैं, करंट, ठीक है। चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड वन इज, चार्ज अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब 3 चीज प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कुछ कुछ लाइट जैसी होती है, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट 9th प्रॉपर्टी, बट इन प्रॉपर्टीज को आप से कोई भी एग्जामिनर या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेपरेट तरीके से भी पूछ सकता है। हाँ, ये मैंने 11 और 12 के आसपास प्रॉपर्टी करवाई हैं, आप इसमें से अगर हर प्रॉपर्टी को याद करोगे, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी लर्न हो या फिर सभी याद रहें, तो उस टाइम पीरियड पे आपको कुछ 5, 6, 7 इसके आसपास ये प्रॉपर्टी याद रह सकती हैं। नेक्स्ट है, चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी चार्ज जो है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर लाई करता है, ना कि अंदर आउटर सरफेस के ऊपर लाई करता है। इसी को बोलते हैं क्या, स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। अब मैंने लिख भी दिया है, चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0 और चार्ज हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर लाई करता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी ये भी सबसे अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट 10th, चार्ज लीकेज फ्रॉम शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी। जो चार्ज है वो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के शार्प पॉइंट से क्या करेगा, लीक, क्या करेगा, लीक। अगर नुकीले, मतलब अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, एक तो यहाँ से लीक करने की पॉसिबिलिटी इस पे, एक यहाँ से। अगर कुछ बॉडी
ज़्यादा ही शार्प है, ठीक है, तो लीक वहाँ से भी कर सकता है। क्लियर? ये भी शार्प पॉइंट हो गया इस बॉडी का, ये भी शार्प पॉइंट हो गया, ये भी शार्प पॉइंट होगा, ये भी शार्प पॉइंट। देखो आगे पढ़ेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर? अब देखो इस पॉइंट की रेडियस कम होगी, ठीक है, कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा। तो जो ज़्यादा शार्प होगी चीज़ उसकी रेडियस वहाँ से क्या होगी, कम, और वहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो चार्ज वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा लीक। तो ये बात लिखी है मैंने, शार्प न्यूक्लियर पॉइंट से लीक होता है। ये मैंने रिलेशन लिख दिया है, क्या नोक जितनी पतली, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एरिया जितना ज़्यादा शार्प, चार्ज डेंसिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि रेडियस क्या है उसकी कम, और चार्ज लीक भी उतना क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर? ये पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और काफ़ी बार ये बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्या रहता है, क्वांटाइज, या फिर चार्ज हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंट्री चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का उसके मल्टीपल में, ठीक है। चार्ज ऑन ए बॉडी क्यू मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में पाया जाता है, किसके इंटीग्रल मल्टीपल, एलिमेंट्री चार्ज के मल्टीपल के। चार्ज आपको ये नहीं मिलेगा कि हाफ चार्ज दे दो, ठीक है, समझ में आ गया, या फिर 5/6 चार्ज दे दो, ठीक है, या उसके ऊपर कितना चार्ज है, 7.5 कूलम चार्ज है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्लियर? हमेशा चार्ज क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के मल्टीपल के, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में मिलेगा। अब आपको पता ही है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसमें प्लस और माइनस क्या शो करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो चार्ज किस नेचर का होगा, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मैंने बताया था गए थे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आए हैं तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर? समझ में आ गया। अब एक बात और देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वेश्चन यहाँ से बच्चों वाला भी पूछ सकता है, इनमें से सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, प्रोटॉन का उससे ज़्यादा, और न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा। क्लियर? मास। तो चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज पैकेट की फॉर्म में पाता है, क्वांटाइज पाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसको लर्न कीजिएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया था वो मिलिकन ने बताया था 1912 में, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने प्रूव किया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फिर एटोमिसिटी ऑफ चार्ज कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, यानी चार्ज हमें इसका मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। ये किसने बताया था, मिलिकन ने। कब बताया था, 1912 में। अब है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही पाएंगे आपको, ठीक है, न्यूट्रल ही मिलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा ये बात कि आपने ये कंसेप्ट याद किया है नहीं किया। अब ये बड़ी क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे क्वार्क्स के बारे में, किसके बारे में, क्वार्क्स के बारे में, अब बोलोगे सर अभी तो बताया था आपने कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो अब आप ये बता रहे हो, ठीक है, क्वार्क्स, ठीक है, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये दोनों किससे बने हैं, क्वार्क से, ठीक है। और क्वार्क्स के अंदर दो टाइप के होते हैं वैसे तो, मेनली वैसे तो 6 होते हैं, ठीक है, मास्टर्स में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सपोज टू कंपोज ऑफ हैविंग क्वार्क, यानी क्वार्क्स को जब मिलाया गया ना तब क्या प्रोटॉन भी बना सकते हैं हम, न्यूट्रॉन भी, ठीक है, दैट्स क्वांटम। और ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और क्वार्क जो है हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी फ्री नहीं मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया आपको, क्वार्क कैसे नहीं मिलेगा, नहीं। क्लियर? क्वार्क में जैसे
+2/3 इलेक्ट्रॉन। 6 टाइप के क्वार्क बताए थे मैंने, ट्रिक से याद कर लेना। कट 4 अप टॉप, -1/3 डाउन बॉटम स्ट्रेंज। ठीक है, समझ में आ गया। इनको बोलते हैं अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ऐसे बोल सकते हैं। ये दो पार्ट में कर दिया। इनकी वैल्यू क्या होती है, -1/3 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या होती है +2/3। जैसे अभी अभी मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बनते हैं। अब प्रोटॉन बनाना हो आपको या फिर न्यूट्रॉन बनाना हो, तो मान लो आपने दो तो ले लिए, क्या, अप क्वार्क, एक ले लिया क्या, डाउन क्वार्क। अप क्वार्क पे एक पे कितना होता है, 2 अप क्वार्क ले लिए तो 2/3 प्लस में 2/3, और एक क्या ले लिया, डाउन क्वार्क। क्या ले लिया, डाउन क्वार्क, -1/3। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया, 4/3 -1/3, तो 3/3, तो क्या आ गया 1, वो भी कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया क्या, प्रोटॉन। क्या बन गया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसे बनता है, 2 अप क्वार्क लेने होंगे, एक डाउन क्वार्क। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट, अगर आपको डाउन क्वार्क बनाना है तो दो, सॉरी आपको क्या, न्यूट्रॉन, तो 2 ले लिया डाउन क्वार्क, एक ले लिया क्या, अप क्वार्क। डाउन क्वार्क पे क्या होता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 2/3। एलसीएम लो, एड ऑन करो, सॉरी 1/3 माइनस का 1/3, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, कितना आया, बोलो, बोलिए बोलिए। जी अब बोलोगे सर 0/3, ये तो क्या होता है 0, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। खत्म। तो गोट इट। तो हमने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इलेबोरेट तरीके से, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। अगर अब भी कोई डाउट आए तो वीडियो को पॉज करके देखें या फिर दोबारा से वीडियो चलाएं। ठीक है, अगर फिर भी किसी टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, सर इसके बारे में एक बार फिर से बताओ। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।